नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जो मेरी स्वरचित रचना है फ्रस्ट्रेशन करके। फ्रस्ट्रेशन विषय पे मैंने एक निबंध लिखा है और आज की युवा पीढ़ी जैसे कि बेरोज़गार लोग हैं, शिक्षित बेरोज़गार लोग हैं, उन्हें आज नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई 1 नंबर से कोई आधे नंबर से उसमें असफल हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी स्थिति एक जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ की हो जाती है कि आगे जीवन में क्या करे क्या न करे। फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है जो एक मनोविकार भी है, कहा जा सकता है। तो फ्रस्ट्रेशन के विषय में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। ये एक अलग विषय है और इस पर मेरा यह निबंध है जो मैंने खुद लिखा है। तो मेरे मन में आया कि आज की जो युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी के दर्द को इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की मेरी स्वरचित रचना फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन यह शब्द लैटिन वर्ड फ्रुस्टा से बना है जिसका अर्थ ऑब्स्ट्रैक्ट होता है। फ्रस्ट्रेशन को आप एक ऐसे व्यवहार की तरह समझ सकते हैं जो कि आपके लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकने की प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त होता है। व्यक्ति जब अपने निर्धारित लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता तो वह अवसादग्रस्त, डर की भावना, गिल्टी और गुस्से का अनुभव करता है। तो ये थोड़ा इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि फ्रस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है। अब हम अपने निबंध की ओर चलते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना निबंध फ्रस्ट्रेशन। आज की युवा पीढ़ी फ्रस्ट्रेट बहुत जल्द हो जाती है। किसी निर्धारित लक्ष्य को हासिल न कर पाने की मनोदशा में क्रोध से संबंधित मानवीय खींच, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में वह अपने आप को असहाय महसूस करता है। यह स्थिति उन युवकों की बार बार की कोशिशों के बावजूद मिलती असफलताओं की उपज होती है। इस विशेष स्थिति के कारणों की बात करें तो इस समस्या का सबसे बड़ा कारण उचित मार्गदर्शन का अभाव होता है। आज के युवकों के पास टैलेंट है लेकिन अनुभव नहीं है। जिसके पास अनुभव है वो भी इससे पैसा बना रहे हैं। गाइडेंस और काउंसलिंग की दुकान खोलकर बैठे हैं। अगर दुकान के लिए जगह और पैसा नहीं है तो ऑनलाइन गाइडेंस और काउंसलिंग की जाती है। इस गाइडेंस और काउंसलिंग का तब तक आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक इसे आप अपने व्यवहार में नहीं लाते। आज पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उसके सामने रिश्ते नाते का कोई मोल नहीं रह गया है। पहले संयुक्त परिवार में बचपन से बच्चों को संस्कार दिए जाते थे, लेकिन आज विभक्त परिवार में माता पिता दोनों आर्थिक मजबूरी में या कह ले कि पैसे की अंधी दौड़ में अपने बच्चों के बचपन के संगोपन की भी फुर्सत उसके पास नहीं है। इसलिए बाल संगोपन के केंद्र खुल गए हैं। जहाँ पर 100 से 150 बच्चे नारकीय वातावरण में बाल सुलभ संस्कारों की खोज में धीरे धीरे बड़े होते हैं। इसे सदाचार की भाषा में बेबी सिटिंग की संज्ञा दी गई है, जिसमें बच्चा रेंगते हुए सिटिंग करना सीख जाता है। नहीं तो कहाँ वो दादी माँ के हाथों राई के तेल की मालिश और कहाँ उनके चरणों में औंधे मुंह लौटकर नहावन का आनंद लेते बच्चे। इन सब चीज़ों के बरस आज बेबी सिटिंग की बेबी किसी महिला के गुस्से का शिकार होती आपको अपने टीवी स्क्रीन पर, न्यूज़ चैनलों पर देखी जा सकती है। हर चीज़ को पैसे से खरीदने की कोशिश में मानव यह भूल जाता है कि माँ की ममता को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। भारतीय पारिवारिक व्यवस्था का पश्चिमीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। परिवार में रिश्तों का महत्व ख़त्म हो रहा है। हर परिवार एक सिक्योर फ्यूचर की जद्दोजहद में रिश्तों की तिलांजलि देने से भी नहीं कतराता। ज़मीन के टुकड़े के लिए भाई भाई की जान का दुश्मन बन बैठा है। रोजगार के अभाव में आज का युवा अपराध की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ
ईमानदार टैक्स भरने वाला रोजगारी युक्त नागरिक है, तो दूसरी ओर बेरोजगार, शिक्षित, बेईमान और टैक्स ना भरने वाला नागरिक है। फ्रस्ट्रेशन एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ कुंठा या निराशा होता है। यह एक ऐसी मनोदशा होती है जिसमें व्यक्ति अपने निर्धारित लक्ष्य को पाने की जद्दोजहद में उस लक्ष्य के एकदम करीब पहुंचकर असफल हो जाता है। इस स्थिति में जो व्यक्ति संभल जाता है तो ठीक है, अन्यथा वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन गुस्से का एक रूप कहा जा सकता है। इस स्थिति में मानव मन किसी सजीव या निर्जीव वस्तु को चोट पहुंचाकर अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है, इसलिए मन को चंचल कहा जाता है। इस समय मुझे महाकवि सूरदास जी की वो पंक्तियाँ याद आती हैं जिसमें उद्धव गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जाते हैं और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि सुनो उद्धव, ये अपना ब्रह्म ज्ञान कहीं और जाकर दो, हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान हम सुने। हमारे पास तो एक ही मन था जो कान्हा के साथ मथुरा चला गया है। उद्धव मन न भये 10-20। ठीक उसी प्रकार आज की युवा पीढ़ी पूरे तन, मन और धन से अपने लक्ष्य की ओर कूच कर देती है। सभी को सफलता तो नहीं मिल सकती, लेकिन जिन्हें मिलती है उनके लिए तो चांदी ही चांदी है, और जिन्हें नहीं मिलती है उसके साथ दो बातें होती हैं। या तो वह तैश में आकर एमिल डुर्कहाइम की आत्महत्या के सिद्धांत का अनुसरण करता है, और नहीं तो पागल खाने में शॉक ट्रीटमेंट द्वारा अपने आप को पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए अपने परिवार पर एक जिंदा लाश की तरह बोझ बनकर अपने तकदीर को कोस रहा होता है कि हे भगवान, प्रिंटिंग मिस्टेक से ही सही 0.25% अंक और मिल जाते तो एक नवयुवक की ज़िंदगी तबाह होने से बच जाती। परत दर परत फ्रस्ट्रेशन के मूल कारणों में यदि हम प्रकाश डालें तो सबसे बड़ा कारण हमें देश की जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि ही दिखाई देती है। महाभारत काल में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश में कहा था कि हे पार्थ, कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन आज का युवक रिजल्ट पहले देखता, तैयारी बाद में करता है। रिटर्न का हिसाब पहले लगाता है, इन्वेस्टमेंट बाद में करता है। रिटर्न का हिसाब पहले लगाता है, इन्वेस्टमेंट बाद में करता है। जब उसे वैधानिक चेतावनी जारी की जाती है कि सभी ज़रूरी दस्तावेज और जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये इन्वेस्ट बाज़ार जोखिमों के अधीन है, तब तक उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। क्योंकि ये वैधानिक चेतावनी इतने छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं कि बिना लेंस की आपकी नज़र वहाँ तक पहुँचती नहीं है, और उसका ऑडियो इतने तीव्र गति से चलाया जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि वैधानिक चेतावनी दे रहा है या शारदा सिन्हा के गानों का अंत कर रहा है। सिर्फ जनसंख्या वृद्धि की बात करें, अगर उसकी बात करें या उसी की बात होती तो ठीक था। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। इस कंपटीशन की दुनिया में जो मेहनत करेगा वह निश्चित रूप से सफल होगा। यहाँ समस्या तब और जटिल हो जाती है जब एक पोस्ट को भरने के लिए लाखों लोगों से परीक्षा ली जाती है। हज़ारों के इंटरव्यू होते हैं, सैकड़ों का चयन होता है, दसियों को कॉल लेटर तक पहुंच जाता है, और चयन तो सिर्फ इकाई पोस्ट पर करना होता है। आरक्षण की बैसाखी से मुश्किल से पास होने वाले कैंडिडेट का चयन एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह होता है। ओपन वाले एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं और बहाना बनाया जाता है कि बाय मिस्टेक आपको कॉल लेटर दे दिया गया है। विभाग इस तकनीकी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी है। आप उस समय 95% मार्क्स पाने वाले टॉप क्लास कैंडिडेट की मनोदशा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके दिल पर क्या बीतती होगी, जिसके माता पिता लोन लेकर हॉस्टल में रखकर एक ही समय का भोजन खाकर अपने बच्चे को एक काबिल इंसान बन जाने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को अपने बसेरे से दूर रखने पर भी हिचकते नहीं। यह स्थिति उस व्यक्ति को निराशा से भर देती है और वह फ्रस्ट्रेशन में आकर अपना गुस्सा किसी न किसी पर उतारता है। समाज के पारिवारिक ढांचों का पश्चिमीकरण फ्रस्ट्रेशन के कारणों में गिना जा सकता है। पहले माता पिता जिस लड़के से लड़की की शादी तय करते थे
तो वहीं शादी होती थी। लड़के लड़की को सामने तक नहीं आने दिया जाता था। लड़की को जिस लड़के के साथ बांध दिया जाता था उसे अपनी किस्मत समझकर वह उसका निर्वहन करती थी। पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया था। परिवार के मुखिया के आज्ञा का पालन सभी सदस्य करते थे। इसे अरेंज मैरिज कहा जाता था। विवाह विच्छेदन बहुत कम मात्रा में होते थे। कोर्ट तक जाने की बात नहीं होती थी। ग्राम पंचायत में मामला सुलझा लिया जाता था। लेकिन अब यह स्थिति ठीक विपरीत हो गई। प्रेम विवाह के मामले बढ़ गए हैं। अंतरजातीय अंतरधर्मी विवाह का प्रचलन शुरू हो गया है। प्रेम विवाह में जब लड़की अपना घर बार छोड़कर अपने प्रेमी के साथ एक नई और स्वच्छंद जीवन का सपना लेकर जाती है, बिना जांच पड़ताल किए, एक साल बीतते बीतते उसे पता चल जाता है कि उस लड़की ने कितनी बड़ी गलती की है। अब वह ना तो मायके वापस जा सकती है, ना ही वह अपने प्रेमी के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाती है। तब वह फ्रस्ट्रेशन की स्थिति वहाँ उत्पन्न होती है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस महिला को कितनी पीड़ा होती है। तैश में आकर वह या तो खुद को नुकसान पहुँचाएगी या पूरे परिवार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। इसमें न्यूटन के गति के तीसरा नियम यहाँ कार्यान्वित होता है। तीसरा नियम क्या है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल टू अपोजिट। किसी के विरुद्ध में प्रतिक्रिया अवश्य होती है। क्रिया के विरुद्ध में प्रतिक्रिया अवश्य होती है। क्रिया के अनुपात में ही प्रतिक्रिया होगी, लेकिन विपरीत दिशा में। व्यवसाय पहले वंश परंपरागत होते थे। लड़की किसी जाति विशेष के कार्यों से परिचित होती है, उस व्यवसाय में पारंगत भी होती है, लेकिन अंतरजातीय विवाह होने के कारण उस जाति का वंश परंपरागत व्यवसाय अलग होने के कारण वह लड़की वहाँ पे सामंजस्य नहीं बैठा पाती, वह फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है। इसी बात को लेकर परिवार टूटते हैं। अंतरधर्मी विवाह के तो सभी हिमायती है, लेकिन जब लड़की दूसरे धर्म में विवाहित होकर जाती है तो उसे अपने धर्म से संबंधित रीति रिवाज, पर्व त्यौहार का ज्ञान होता है। नए धार्मिक परिवेश में वह भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करती है और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन के प्रकारों की अगर बात करें तो यह बात इस पर निर्भर करता है कि संबंधित व्यक्ति निर्धारित लक्ष्य उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। व्यक्ति और लक्ष्य के बीच जो रुकावट आ रही है, जिसके कारण वह व्यक्ति असफल हो रहा है, उस रुकावट का स्वरूप फ्रस्ट्रेशन के प्रकार को निर्धारित करता है। मान लो कि कोई व्यक्ति नौकरी के इंटरव्यू के लिए घर से निकला और असमय बरसात होने लगी और वह इंटरव्यू में देरी से पहुंचता है, और यह इस मामूली कारण की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कारण तो पर्यावरणीय समस्या है जो उसके हाथ में नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति विशेष का सिलेक्शन तो रुक गया। अब उसे दूसरी नौकरी खोजनी होगी, फिर से इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। वो फ्रस्ट्रेट ज़रूर होगा, लेकिन उसके पास ऑप्शन है। इससे सिर्फ एक व्यक्ति या उस व्यक्ति का परिवार प्रभावित होता है। इसे हम प्राथमिक फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि किसी मोहल्ले की लाइट रात में 8 बजे के करीब चली जाती है और फिर सुबह आती है। पूरा मोहल्ला फ्रस्ट्रेट होता है। बिजली विभाग को कोसा जा रहा है, सरकार को गालियां दी जा रही हैं, क्योंकि किसी को सुबह एग्ज़ाम देना है, एक बार रिवीजन कर लेना चाहता था, भले साल भर उसने किताब को लकड़ी से भी ना छुआ हो। किसी को फाइल बनाकर बॉस को ईमेल करना था, भले ही उसे रात भर जागकर डाटा एंट्री क्यों न करनी पड़ती। कहने का मतलब लाइट के चले जाने से पूरा मोहल्ला प्रभावित होता है। हम इसे द्वितीयक फ्रस्ट्रेशन का नाम दे सकते हैं। अगला उदाहरण हम लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में अगर बाढ़ आ जाए, जिसे आसाम के आंसू भी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के निकटवर्ती इलाकों के गांव बाढ़ में डूब जाते हैं। बुनियादी सुविधाओं तक की आपूर्ति बड़ी मुश्किल से हो पाती है। घर बार तहस नहस हो जाता है। अपनी जान को बचाना मुश्किल हो जाता है। इस प्राकृतिक आपदा से पूरा आसाम राज्य प्रभावित होता है। इसे तृतीयक फ्रस्ट्रेशन कहा जा सकता है। अगला उदाहरण हम नोटबंदी का ले सकते हैं, जिस एक फैसले ने पूरे देश को फ्रस्ट्रेट कर रखा था। रोज़ नए नए नियम आ रहे थे। बैंक कर्मचारी
रात दिन मेहनत कर रहे थे और बैंक में ही अपना खाना बनाकर सो जाते थे, खाना बनाकर खाकर सो जाते थे, क्योंकि राष्ट्र के प्रधान सेवक का यह अटल विश्वास था कि मेरा देश सोने की तरह कुंदन बनकर निखरेगा। इस कारण लोग कतार में लगकर डीमोलराइजेशन में उसका सहयोग देगा तो राष्ट्र के विकास को कोई रोक नहीं सकता। इस एक फैसले ने पूरे देश के लोगों को फ्रस्ट्रेट किया। इसे हम राष्ट्रीय फ्रस्ट्रेशन की संज्ञा दे सकते हैं। अगला उदाहरण हम विश्व इतिहास के उन 2 विश्व युद्धों को ले सकते हैं जिसमें पूरी दुनिया फ्रस्ट्रेट हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की यदि हम बात करें तो हिटलर की दमनकारी नीति ने लाखों लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया। हिटलर के दमनकारी नीति ने लाखों लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया, लेकिन जर्मनी युद्ध में पराजित हो गया। मित्र राष्ट्रों ने उस पर वार्सा संधि थोपी। जर्मनी को एक टेबल पर केक की तरह रखकर मित्र राष्ट्रों ने काटा। उस देश की जनता कुंठा और निराशा से भर गई। दूसरे विश्व युद्ध में जापान इतना ताकतवर देश बनकर उभरा कि एक बार ये ऐसा लगा कि जापान का आधिपत्य कहीं पूरे विश्व पर ना हो जाए। लेकिन अमेरिका ने विश्व इतिहास में पहली बार 6 अगस्त 1942 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1942 को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। जापान की मानो कमर ही टूट गई। युद्ध की विभीषिका से त्रस्त जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसने जीते हुए भूखंड संबंधित क्षेत्रों को वापस दे दिए। इन दोनों विश्व युद्ध में जान माल का बहुत नुकसान हुआ। पूरा विश्व कुंठा निराशा से भर गया, अपने अस्तित्व की खोज कर रहा था। इसी समय सोरेन किरकेगार्ड ने अस्तित्ववाद की संकल्पना का सूत्रपात किया। मनुष्य के जीने का कोई कारण नहीं बचा था। हताश और निराश मनुष्य को कुछ नहीं सूझ रहा था। आर्थिक आपातकाल का दौर आ गया था। इन दोनों विश्व युद्धों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। इसे हम वैश्विक फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। अगर सिर्फ नारी की बात करें तो नारी जन्म से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक फ्रस्ट्रेट रहती है। नारी को फ्रस्ट्रेशन की प्रतिमूर्ति कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जन्म से ही नारी का अपमान शुरू हो जाता है। क्या हुआ है? लड़की हुई है। धत तेरी की। लड़की के बाबू आज से ही लड़की के शादी के लिए पैसे जमाना शुरू कर दो। पूरे परिवार में जैसे तनावपूर्ण शांति का माहौल बन जाता है। थोड़ी बड़ी होती है तो उसे झाड़ू मारना, कूड़ा करकट उठाना, जूठे बर्तन की साफ़ सफाई करना सिखाते हैं। हमेशा उसे याद दिलाया जाता है कि बेटियां पराया धन होती हैं। जवानी के दहलीज पर कदम रखने से पहले उन्हें सतर्क कर दिया जाता है, उन पर बंदिशें लगाई जाती है। लालन पालन में तो भेदभाव किया जाता ही है, लालन पालन में भेदभाव किया जाता है, लेकिन अब पढ़ाई लिखाई में भी भेदभाव होने लगा है। जिस कोर्स के लिए माता पिता लड़के के लिए सहज ही फीस भरने के लिए राजी हो जाते हैं, वहीं लड़की के लिए नानुकुर की जाती है। दलील दी जाती है कि जितने पैसे इसके कोर्स में लगेंगे उतने में लड़की की शादी हो जाएगी। जो पढ़ाई करनी ससुराल में जाकर करेगी। इन सब परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप नारी हमेशा कुंठित रहती है। मायके वाले उसे पराया धन समझते हैं और ससुराल वाले कभी प्रामाणिकता से उसे अपना नहीं पाते। दूसरे परिवार में जाकर वह अपना नया संसार बसाने की जद्दोजहद में अपनी आकांक्षाओं का गला घोंटती रहती है। दूसरे परिवार में जाकर वह अपना संसार बसाने की जद्दोजहद में अपनी आकांक्षाओं का गला घोंटती रहती है। पति ठीक ठाक मिला तो अच्छा, नहीं तो वैवाहिक जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। आदर्श पत्नी बनकर वह नारी के अस्तित्व के स्वर्णिम पल को मातृत्व के द्वारा बच्चों पर लुटाती है। अपने परिवार के लिए वह असहनीय पीड़ा का वर्णन करती है। इन सब परिस्थितियों में नारी परोपकार तो करती है, लेकिन स्वयं कुंठित रहती है। वृद्धावस्था की जब बात आती है तो दीवार फिल्म का वो डायलॉग मुझे अनायास ही स्मरण हो जाता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? तो दूसरी तरफ से जवाब मिलता है, मेरे पास माँ है।
लेकिन वर्तमान स्थिति बदल गई है। अब दीवार की यदि रीमेक बनी तो वार्तालाप क्या होगा? अमिताभ बच्चन, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? शशि कपूर, मेरे पास भाड़े का घर है, बीवी है, बच्चे हैं। अमिताभ बच्चन, तो माँ कहाँ है? शशि कपूर, माँ तो वृद्धाश्रम में है, मैं अकेला किस किस को संभालूं? तुम्हारे पास वो रहना नहीं चाहते और मैं रखने के काबिल नहीं हूँ। आज के युग में जिन बच्चों के लिए माँ अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, बुढ़ापे में उन्हीं बच्चों के पास माँ के लिए समय नहीं होता है। उस नारी का कुंठित और निराश हो जाना स्वाभाविक है। जननी जन्मभूमिस्व स्वर्गादपि गिरियसी वाली बात वर्तमान युग में अप्रासंगिक प्रतीत होती। पाठकों, हाल ही में एक किताब आई थी, नॉट टू बी अ मिस्टर नाइस पर्सन। उसके मतानुसार हमें अच्छा आदमी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम सबकी मदद करते हैं, हमेशा परेशानी में पड़े लोगों की सहायता करते हैं, लोगों को जब तक आपकी ज़रूरत है, लोग आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको यूज़ करते हैं और आप हंसी खुशी यूज़ होते हैं। आप हंसमुख हैं, परोपकारी हैं, मिलनसार हैं, आप किसी को परेशानी में नहीं देख सकते हैं, जो आपकी एक छवि बन जाती है कि फला व्यक्ति के पास जाएंगे तो हमारा मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। उसका काम भी हो जाता है, वो आपको भूल भी जाता है। अच्छा, आप इस विचार से सबकी मदद करते हैं कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो यही लोग मेरी सहायता करेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो यही लोग आपसे कन्नी काटने लगते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, हद तो तब होती है जब वे आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस दिन इस परोपकारी मनुष्य की आत्मा में प्रज्वलित समाज सुधारक का भूत अपने आप उतर जाता है। या दूसरे शब्दों में कहे तो संबंधित व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वह फ्रस्ट्रेशन की प्रतिक्रिया स्वरूप किसी ज़रूरतमंद का साधारण से साधारण काम भी करने में अपनी असमर्थता दर्शाता है। यह एक तरह से ठीक भी है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना काम स्वयं कर ले तो दूसरे की मदद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इस पुस्तक का लेखक कहता है कि मिस्टर नाइस पर्सन बनने से अच्छा है कि एक इंटीग्रेटेड पर्सन बनो। आप सिर्फ दूसरों के विषय में सोच रहे हो, इस चक्कर में आप अपना ज़रूरी काम भूल रहे हो। आपका काम रह जाता है, दूसरे आपकी सहायता से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। आप जहाँ थे वहीं रह जाते हैं दूसरों के चक्कर में। इसलिए सबसे पहला अपना काम करो, उसके बाद दूसरों का। पाठकों को यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। इसमें इंटीग्रेटेड पर्सन को क्या क्या करना चाहिए इसे विस्तार से वर्णित किया गया है। कार्ल मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक सिद्धांत में द्वंद्व का कारण अमीर और गरीब वर्ग के विचार के अंतर को बताया। समानतावादी वर्गविहीन समाज की कल्पना की जो असंभव प्रतीत होता है। अगर समाज में स्तरीय विभाजन नहीं होगा तो समाज को गति कैसे मिलेगी? समाज को एक दूसरे के सहयोग से चलता है। अमीरी गरीबी के स्तरीय विभाजन को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। एक सेठानी के लड़की की शादी पड़ती है। उस घर की नौकरानी मार्केट के एक स्टोर में जाती है और उस स्टोर में कहती है कि भैया तुम्हारे दुकान में सबसे महंगी साड़ी कौन सी है, दिखाना, आज मेरी सेठानी की लड़की की शादी है। जब उसी नौकरानी के लड़की की शादी पड़ती है तो तब उसकी सेठानी उसी दुकान में जाकर कहती है कि तुम्हारे पास जो सबसे सस्ती साड़ी हो वो निकालना, आज मेरी नौकरानी की बेटी की शादी है। ये व्हाट्सएप पर आया 9 सेकंड का वीडियो भारतीय समाज में व्याप्त अमीरी गरीबी की खाई को और गहरा करता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उस नौकरानी को दुकानदार ने बता दिया कि देखो तुम्हारी सेठानी तुम्हारे प्रति क्या भावना रखती है, तो नौकरानी की अंतरात्मा उसे कितना कचोटेगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। फ्रस्ट्रेशन की स्थिति यहाँ उत्पन्न होती है। जिस घर का झाड़ू पोछा और बर्तन मांजते मांजते नौकरानी की बुढ़ौती आ गई, उसकी सेठानी
अब तक हमें इतनी हीन भावना से देखती है। दरअसल विद्रोह का कारण ये छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। एक ही शख्स को आप कितनी बार जलील करोगे? सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। फिर आपको टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है कि एक नौकर ने पूरे परिवार की हत्या कर दी, लेकिन इस घटना के पीछे क्या लॉजिक कार्य कर रहा है, उसके तह तक जाना हो तो उस आरोपी को कोई मनोचिकित्सक ही उसके असली कारण बता सकता है। फ्रस्ट्रेशन एक रोग की तरह समाज में फैलता जा रहा है। इस पर यदि जल्द से जल्द अंकुश ना लगाया गया तो इसके भयावह परिणाम मानव जाति के एक बहुत बड़ी जनसंख्या को अपने आगोश में लेकर मनोरुग्ण बना सकती है। जिस प्रकार समाज को सुधारने के लिए दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर चलो का नारा दिया था, आज उसी प्रकार नैतिक मूल्य की ओर चलने की आवश्यकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा जैसे अवगुणों का त्याग कर हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए। आज हम पैसे के चक्कर में बड़ों का आदर करना भूल गए हैं। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा हो गए हैं। क्रोध की आदत को हमें हमेशा के लिए छोड़ना होगा। अगर किसी कारणवश क्रोध आता भी है तो कम से कम 5 मिनट का मौन धारण कर ले। अगर क्रोध आपको आता है तो 5 मिनट का मौन धारण कर लो, चुप हो जाओ, सामने वाला अपने आप परास्त हो जाएगा। क्रोध करने का भी एक तरीका होता है जो इस संस्कृत के श्लोक से स्पष्ट हो जाता है, जो इस प्रकार है। एक संस्कृत का श्लोक है, काले मृदौर्यो भवति काले भवति दारुणः स साग्नोति परम श्रेय विघ्नाम स चाप्य दिष्टति। जो समय पर नरम होता है, जो समय पर गर्म होता है, वह परम कल्याण की साधना करता है और उसके मार्ग में आने वाले विघ्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप क्रोध के द्वारा अपना काम निकाल लें, लेकिन जहाँ ज़रूरत ना हो आपको नम्रता से काम लेना चाहिए, तभी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। संस्कृत के एक श्लोक में सफल व्यक्ति की कसौटी को व्यक्त किया गया है। वह श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके अर्थ को मैं कभी नहीं भूल सका। तो श्लोक का भावार्थ कुछ इस तरह से है, आशा जिसकी दासी है वो सबको अपना दास बनाते हैं, जो आशा के दास हैं वो सबके दास बनते हैं। व्यक्ति को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्न को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। यदि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रयत्न नहीं किया होता तो आज हम खुली हवा में सांस भी नहीं ले पाते। गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई जनता ने असहनीय यातनाओं के बरस 1857 का विद्रोह कर दिया था। भले ही वह आंदोलन असफल रहा हो, परंतु उस आंदोलन ने ब्रिटिश प्रशासन की चूल्हे हिला दी थी, भारतीयों के विषय में सोचने को मजबूर कर दिया था। भारतीयों ने हार नहीं मानी, बार बार कोशिशों से त्रस्त होकर आखिरकार अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ा। इस दुनिया में सबसे मीठी चीज़ यदि कोई है तो वह है व्यक्ति की वाणी, जबान। इस पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। जब ज़रूरत हो तभी बोलो, वरना मौन धारण कर लो। यही वाणी जूते भी खिलाती है और यही वाणी लजीज व्यंजन का भी आस्वाद कराती है। आपको सर्वश्रेष्ठ श्रोता बनना चाहिए। आपको पहले सामने वाला क्या बोल रहा है उसे सुनना चाहिए। जाने अनजाने में आप अपनी कमियां लोगों को बता देते हैं, जिनका वे समय आने पर फ़ायदा भी उठाते हैं। गलतियों से सीख लेनी चाहिए। असफल होने पर निराश ना हो। संतोष नाम की भी कोई चीज़ होती है, उसे धारण करें। इसलिए महानुभावों ने कहा है, संतोषं परम सुखम। जो व्यक्ति संतोष को धारण करता है वह असफल नहीं हो सकता, क्योंकि वह असफलता को सफलता की कुंजी मान लेता है। इस संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त की कविता आज के परिवेश में प्रासंगिक हो उठती है कि जब आज का व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए आत्महत्या जैसा कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करता, आज परिस्थितियां भयावह हो गई हैं। राष्ट्रकवि की कविता कुछ इस प्रकार है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त तन को करो,
नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिनके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या अपने जन को, नर हो न निराश करो मन को। ये कुछ पंक्तियाँ थी मैथिली शरण गुप्त की। किसी कारणवश फ्रस्ट्रेशन की स्थिति उत्पन्न होती है तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें, रिलैक्स मोड पर आ जाएं, आंखें बंद कर लें, प्राणायाम की प्रक्रिया शुरू कर दें। नाक को एक तरफ से बंद करें, लंबी सांस लें, कुछ देर सांस को जहाँ तक संभव हो सके रोकें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। यही प्रक्रिया नाक से दूसरी तरफ से करें, आपको कुछ ही मिनटों में आराम मिलेगा। मतलब मेडिटेशन करें। मानसिक थकान दूर करने का यह एक अचूक रामबाण है। अपना माइंडसेट एकदम क्लियर रखना चाहिए। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन की स्थिति आपको परेशानी में डाल सकती है। आज असफल हो गए कोई बात नहीं, असफल हो जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता। शांत तरीके से सुनियोजित ढंग से प्लानिंग से फिर से कोशिश करनी चाहिए। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। जो निर्णय लो सोच समझ कर लो, उस पर अडिग रहो, फ्री माइंड से काम